सभी को नमस्ते। जैसे कि हम इससे पहले के 2 वीडियो में भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा विषय के ऊपर 3 साल में हुए पेपर पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट दिखाई देते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम यहाँ पे सविस्तार अध्ययन कर रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उसका विस्तार रूप से अध्ययन भी कर रहे हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा अभी ये तीसरा पार्ट है। अगर आपको और 2 पार्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप जाके इसके 2 पार्ट देख सकते हैं। चलिए हम अभी सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ है, योगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 2 प्रकार के, यहाँ पे जो शब्द पूछे गए हैं वो 2 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ी और योगी। हमें यहाँ पे पूछा गया है इसमें से ये चारों में से कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ है और योगी नहीं है। अब पहले हम इसका देखेंगे कि रूढ़ या योगी शब्द, हम पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर इसको सविस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, पीला, झटपट, घुड़सवार, पंकज, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर है पीला शब्द जो है वो क्या है? रूढ़ है, योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि झटपट, घुड़सवार और पंकज शब्द जो है वो रूढ़ नहीं है। ये सब क्या है? यौगिक शब्द है। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द क्या होता है। पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके अखंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। अब हम उदाहरण के साथ देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे नाक, कान, पीला, पर, झट, ये जो आदि शब्द है ये सब रूढ़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका विच्छेदन करते हैं, देखो, इन शब्दों के खंडन करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक। ठीक है, ये शब्द में ना और क का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे शब्द को कौन से शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके बारे में कि यौगिक शब्द फिर किसे कहते हैं ना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो यौगिक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। तो हम यौगिक शब्द देखते हैं। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल उसका विरुद्ध, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब उदाहरण, जैसे डाकघर, पीलापन, देशवासी आदि। अब देखो, इसमें जो डाकघर है, अगर अपन इसका विभाजन करते हैं, डाक प्लस घर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डाक है इसका भी अलग अर्थ है और घर है इसका भी अलग अर्थ है। इसलिए कौन से शब्द है? तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है, इसके और प्रकार भी है जिसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द। जिसे देखो, अब इसका तीसरा प्रकार कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। हम उदाहरण देखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। जैसे लंबोदर। अब शब्द सुन के ही समझ में आ रहा है। लंबोदर हम किसे कहते हैं? देखो, ये 2 शब्द से बना है, लंब प्लस उदर। ठीक है, अर्थात बड़े पेट वाला। हम किसे कहते हैं लंबोदर? गणेश भगवान को। ठीक है, इसका दूसरा यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, दशानन। ये भी 2 शब्द से बना है, दश प्लस आनन। दश प्लस आनन अर्थात 10 मुखों वाला। हम 10 मुख वाला किसे कहते हैं? तो रावण को। ठीक है, ये हो गया योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देशज शब्द। देशज मतलब ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में शामिल हुए हो। हमारे वो हिंदी की भाषा नहीं है पर हमने हमारे ही देश की अन्य भाषाओं से उसे ग्रहण किया है। ऐसे शब्द कौन से हैं? थैला, लोटा, टांग, पगड़ी, ऐसे इसमें आदि शब्द आते हैं। इसका एक और प्रकार है, पांचवा प्रकार,
जिसका क्या नाम है, विदेशी शब्द। अब आप इसके नाम से समझ में आपको आ रहा होगा कि अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में शामिल हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम, ये आदि शब्द जो क्या है, विदेशी शब्द है। अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू से लिए, अंग्रेजी से लिए गए शब्द है, इसीलिए ये कौन से शब्द में आते हैं, विदेशी शब्द। अब देखिए किस प्रकार हमारा सिर्फ एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं। अब एक प्रश्न पे हमने कितने सारे टॉपिक को पढ़ा। ये 2022 में आया है, हो सकता है अभी जो होने वाले एग्जाम में है उसमें पूछा जाए कि यौगिक शब्द कौन सा है या योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पहचानिए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देखना है, आपको साथ में उसका सविस्तार अध्ययन भी करना है। अब आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पहला पढ़ा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, चौथा है देशज शब्द और पांचवा है विदेशी शब्द। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। अब देखिए ये 2023 जुलाई 17 जुलाई 2023 को अभी जो लेटेस्ट में ये एग्ज़ाम हुई है उस पे हिंदी भाषा पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। हमें पूछा गया है कि देवनागरी के संबंध में कौन सी बातें सही है, उपयुक्त यानी कि सही है। ठीक है, पहला है जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। दूसरा है एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। तीसरा है संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। चौथा है देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। छठवां है ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। अब हमें ये 5 ऑप्शनों में से पहचानना है कि कौन सा जो है वो देवनागरी लिपि के लिए उपयुक्त है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहले में ए बी, तो हम देखेंगे कि इसमें से जो है जो पहला है जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, ये देवनागरी की एक विशेषता है। ठीक है, उसके बाद संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, ये भी उसकी विशेषता है, ये भी सही है। और उसके बाद ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, जैसे मतलब इसका अर्थ है कि जो ध्वनि सुनाई देती है वैसे ही ध्वनि हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है वो देवनागरी लिपि की क्या है, विशेषता है। वो हम देखते हैं हमें ये 3 कहाँ दिखाई, कौन से ऑप्शन में है, ए सी और ई, ए सी और ई। तीसरा जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन है, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। ये भी 17 जुलाई 2023 को पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, इसका संबंध मौखिक भाषा से है। तीसरा है सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। चौथा है यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। और पांचवा है इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से सही है इसका संबंध मौखिक भाषा से है और यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। ठीक है, अब इसमें से सही कौन सा है, बी, डी और ई। अब हम देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि बी, डी और ई, यानी कि तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, मालवी का केंद्र है, ऐसा ही सेम बिल्कुल
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 17 जून 2023 में हमें पूछा गया है और 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। ठीक है, हम पहले आंसर देखते हैं कि मालवी बोली का केंद्र क्या है, इंदौर। ठीक है, अब हम इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, देखो मालवी बोली यह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। यह मालवा क्षेत्र की बोली है। इंदौर, उज्जैन, देवास, सतलाम, भोपाल के क्षेत्र में मुख्यतः से बोली जाती है। ये मालवी की हमने कुछ विशेषता जानी। ठीक है, अब उसके बाद हमें तो आंसर मिल गया कि मालवी कहाँ की है, इंदौर की है। ठीक है, इंदौर की है, ये आंसर हमें मिल गया। अब जो बाकी ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, ये कहाँ की भाषा है, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखिए, जो जयपुर है वो जयपुर में जयपुरी बोली जाती है। इस बोली का नाम डुडाड़ी भी है। उसके बाद है जोधपुर में मारवाड़ी बोली जाती है, जो राजस्थानी उपभाषा की बोली है। उसके बाद है तीसरा जबलपुर में बघेली बोली जाती है, जो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। ठीक है, हम मालवी के साथ अन्य तीनों भाषाओं का ज्ञान हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। ऐसे ही यूजीसी नेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सविस्तार अध्ययन करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।